व्यवस्था मतलब क्या था क्या भाई? क्या? हाँ, आपका आपका हिसाब क्या वजह आपकी आवाज आ गई होगी वहां पे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भू राजस्व व्यवस्था है, शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था। ब्लैक से ही लिखेंगे यार। भू राजस्व व्यवस्था मतलब समझ गए ना, जितना टैक्स आता है। पहले क्या होता था बेटा, अभी तो क्या है कि अभी बहुत सारी चीजें जीएसटी वगैरह है, तो आप ज्यादातर चीजें जो टैक्स है वो दूसरी चीजों से अर्न करते हो। अभी कृषि पे टैक्स नहीं लगता है, पर पहले के टाइम पे जितनी भी अर्निंग थी, जो मेन सोर्स था, भारत कृषि प्रधान देश था, है ना, सारे इनकम कृषि से ही होती थी। तो जो उसके लिए जो भूमि के लिए जो व्यवस्था करी गई, मतलब किसी अलग अलग व्यवस्थाएं थी वो मैं बता जाऊंगा, उसको क्या बोलेंगे, भू राजस्व व्यवस्था। राइट, इतनी चीज आ गई बेटा समझ में। अंग्रेज भी अपनी भू राजस्व व्यवस्था लेके आएंगे, शेरशाह सूरी अपनी भू राजस्व व्यवस्था लेके आया, तो वो अपन देखते हैं। इसकी भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था है, या इसको जगती प्रणाली बोलते हैं। रैयतवाड़ी वाड़ी या जगती प्रणाली पर आधारित है, प्रणाली पर आधारित है, पर आधारित। अपन देखेंगे इसके बारे में, पर ये ज्यादातर जगह तो थी शेरशाह सूरी के शासन में, पर दो तीन जगह है जैसे पंजाब, मुल्तान और राजस्थान, ये अपवाद हैं। पंजाब, मुल्तान और राजस्थान, मैं बताऊंगा बेटा इसका कारण। थान ये अपवाद है, अपवाद है मतलब यहां पे जगती प्रणाली नहीं थी। उसका देखो सीधा सीधा कारण है, कोई सी चीज ऐसे नहीं हो जाती, आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं कि यहां नहीं थी, ऐसे 10 बार बोलोगे कि यहां नहीं थी, यहां नहीं थी, यहां नहीं थी, तो रटने में आ जाएगा, पर वो भूल जाओगे। देखो ये तीनों जो जगह है, यहाँ पे सामंती व्यवस्था चलती आई है, अभी से नहीं, अंग्रेजों के टाइम तक रही है। आपने देखे होंगे ना, बड़े बड़े भूस्वामी होते थे राजपूतों के टाइम पे, बड़े बड़े बोलते नहीं, गांव का ठाकुर है, राइट, तो उसका सारा क्षेत्र किसका रहता था, गांव के ठाकुर का। उसके पास में कर आता था, जिसको राव भी बोलते हैं, राजपूताना में उसको क्या बोलते हैं, राव। ये राव है यहाँ के, वो राव साहब वाला नहीं, वो टिकटॉक मत देखा कर रहे है ना, वो ये सब फर्जीवाड़े वाले लोग हैं। असलियत की बात बता रहा हूं, जो असलियत में थे उनकी, है ना। तो ये सब क्या है, अपवाद है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्यादातर सामंतों का प्रभाव है। सामंत अपने हिसाब से टैक्स देते हैं। सामंत किन से टैक्स लेंगे, किसानों से, और फिर अपने हिसाब से राजा को टैक्स देंगे। पर बाकी जो जगह है वहां पे सीधे सीधे किन से टैक्स ले रहे हैं, तो रैयत। रैयत मतलब होता है किसान, ये रैयत है ना, रैयत मतलब होता है किसान, ये किसान। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेज भी चलाएंगे, बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, है ना। तो ये यही व्यवस्था है। तो आप लोग इतनी बात समझ गए ना, ये पूरे देश में थी इन जगहों को छोड़ के। और इन जगहों में क्यों नहीं थी, क्योंकि वहां पे किनका प्रभाव था, तो यहाँ पे सामंतों का प्रभाव था। इन जगहों पे सामंतों का प्रभाव था, था। यहां तक तो कोई डाउट नहीं बेटा। अब देखो, व्यवस्था है भू राजस्व की, तो भूमि को मापना तो पड़ेगा। तो इसने मापने के लिए जिस इकाई का यूज करा है वो है गज ए सिकंदरी। मापन की इकाई क्या है इसकी, तो वो है गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। और ये गज ए सिकंदरी अभी की नहीं है इकाई, ये सिकंदर शाह सूर ने बनाई थी। कब की है, सिकंदर शाह सूर के समय की है। सूर के समय यहां तक तो कोई डाउट नहीं। मैं चाहता नहीं हूं कि आप लोग रटो कोई इस चीज, मतलब अगर गज ए सिकंदरी लिख रखा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसने बनाई थी, सिकंदर शाह
सूर्य ने बनाई थी ताकि आपको रटना कुछ भी ना पड़े। राइट बेटा, यहां तक समझ में आया? अब क्या हो रहा है, इसकी जो माप है वो 3.4 मीटर है। ये इसकी माप है, मतलब इतनी लंबाई। जैसे नापेंगे खेत को तो 1 बीघा के लिए क्या करेंगे, वो जिस चीज का यूज करेंगे वो कितनी लंबी होगी, 3.4 मीटर की होगी। और होगी क्या, वो सन की डंडी होगी। क्या होगी? सन एक लकड़ी है, सन की डंडी, सन की डंडी है, मतलब इसे लकड़ी है, उस लकड़ी की लंबाई कितनी, 3.4 मीटर। अब ये उससे नापते थे। इंच टेप होती थी क्या पहले? नहीं होती थी ना, तुम सर इंच टेप का यूज नहीं करते होंगे क्या? होती नहीं थी। अब तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप उपग्रहों से नाप सकते हो कि यहाँ की लंबाई कितनी है। जरूरत भी नहीं, आपको हाथों का यूज नहीं करना पड़ेगा। राइट, वो कई सारे उपकरण लंबाई चौड़ाई बता देते हैं कि इसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है, इसका कितना क्षेत्रफल है। उस टाइम कुछ भी नहीं, ऐसे डंडिया ले लेंगे, गुल्ली डंडे खेलो तो बस वैसे ही एक जना खड़ा होता, फिर उसको पलटाता होगा, फिर इसे पलटा पलटा के ऐसे नपाई होती थी, गज ए सिकंदरी। ठीक है, और ये जरीब मतलब सन की डंडी होती थी, इसको जरीब बोलते हैं। कैसे होती थी? जरीब से। ये जरीब है जो सन की डंडी है। ये जो कर ले रहे हैं वो उत्पादन के आधार पे ले रहे हैं। कर काय के आधार पे? तो कर उत्पादन के आधार पे, के आधार पर। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सबसे बराबर टैक्स ले लूं, भले ही तुम में से आधों की जमीन उपजाऊ हो नहीं हो, आधों की जमीन ऐसे पड़ती भूमि है, वो भाटे भाटे वहां पे कुछ उगिन रहा है, तो तुमसे और जिसकी अच्छी जमीन है उससे बराबर लेऊंगा क्या? पानी वाली लेऊंगा क्या? पानी वाली में तो ज्यादा अच्छी उपजाऊ होती है ना। जो बिल्कुल पड़ती भूमि होती है जिसके अंदर पत्थर ही पत्थर है, वहां अच्छी कुछ उगेगा क्या? नहीं उगेगा। तो ये क्या करता है, ये भी ध्यान रखता है इस चीज का कि जिसकी जैसी भूमि होगी उसके आधार पे लेंगे। जो उत्पादन है ना उसके आधार पे, जितना ज्यादा उत्पादन उतना ज्यादा टैक्स लगेगा, इस आधार पे टैक्स लेता है। और क्या क्या करता है, एक चीज है बेटा, वो आप लोगों के लिए मोस्ट आईएमपी है, ये जो आ रहा है ना, पट्टा और कबूलियत। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि पट्टा और कबूलियत किसने चलाया था, है ना, पट्टा और कबूलियत। जैसे सपोज मान लो कि तुम सब मेरे किसान हो ही सही किसान, और मेरे किसान हो, मतलब मेरे को तुमसे टैक्स अरेंज करवाना है। मैं राजा हूं, मेरा नाम शेरशाह सूरी है अब मेरे को तुमसे टैक्स चाहिए। मैंने तुमको सपोज मान लिया कि मैंने तुमको बहुत सारा ऐसे कर्जा दे दिया है। तुमने मेरे से कर्जा मांगा कि सर लहसुन बोनी है, पैसे नहीं है घर पे, तो थोड़ा कर्जा दे दो। मैंने कहा हाँ कर्जा भी दे देंगे तेरे को। तुमने बोला कि सर लहसुन बोएंगे, खूब आएगी लहसुन, आपको मजा आ जाएगा टैक्स देने में। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बोला तुम पे विश्वास कैसे करूं? बोलने से विश्वास हो जाता है क्या? मैंने तुम लोग को शुरू से बताया ना, इतिहास क्या बोलता है कि कस्में और वादे किस लिए होते हैं? तोड़ने के लिए होते हैं। राइट, तो अपने को बोलने पे तो विश्वास होगा नहीं, पर लिखित में विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि अगर लिखित में तुमने नहीं माना तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं कि इन्होंने लिख के दिया था, इन्हों को अंगूठे लगे हुए हैं अंगूठे लगाओगे हाँ कर रही वो, हाँ सर लगा देना देखो पहले क्या होता था, पहले अंगूठे वाले को अनपढ़ मानते थे। राइट, मानते थे। अब ये व्यवस्था वापस चालू है। अब देखो सिम लेनी है तो अंगूठा लगाना पड़ता है ना, स्कैन करने के लिए। वैसे काम है आजकल, ऑनलाइन अगर कुछ भी हो तो क्या लगाने पड़ते हैं? अंगूठे लगाने पड़ते हैं। आधार का नंबर बदलना, अंगूठे के साथ उंगलियां भी लगेगी। ये पट्टा है। पट्टे का मतलब होता है ये लिखवा लेना कि कितनी बुआई करोगे, कहां कहां तक बुआई करोगे। मतलब पट्टा मतलब ये सीधी सीधी बात जानकारी दे देना कि हाँ किसान का नाम, कृषि भूमि का विवरण, नाम और कृषि भूमि का विवरण
इसमें जानकारी रहेगी पट्टे में कि हाँ इसके पास इतना बड़ा पट्टा है, जैसे अफीम के पट्टे रहते हैं ना कि इसके पास इतना बड़ा पट्टा है, इस क्षेत्र में है, इस किसान का नाम है। कबूलियत मतलब वो कबूल कर रहा है कि मैं इतना टैक्स दूंगा। कितना टैक्स देगा वो खुद लिख के दे रहा है कि हाँ साहब मैं इतना टैक्स तो दे ही दूंगा। राइट, आगे बढ़े। ये पट्टा कबूलियत समझ में आ गया। तो इसकी कर की राशि थी वो 33% थी। कर की दर कितनी है इसकी? 33%। 33% लेता था औसत। बाकी अगर आपकी भूमि अच्छी हो तो 33 के हिसाब से बढ़ाता था, और अगर अच्छी नहीं है तो उसके हिसाब से घटा देता था। पर नॉर्मल कितनी थी? 33%। एक जगह है पर मुल्तान में 25% ही थी। मुल्तान अपवाद है। मुल्तान में कितनी है? 25%। यहां तक समझ में आया? जो कर है वो नगद में भी ले रहा है और अनाज के रूप में भी ले रहा है। अनाज दोनों रूपों में। समझ में आई ये बात? अनाज के रूप में भी ले रहा है और नगद में भी ले रहा है। मतलब आप चाहो तो मंडी में जाके बेच दो और फिर इतने पैसे दे दो, या फिर आप चाहो तो सीधे सीधे अनाज भी दे सकते हो कि हम पैसे नहीं दे रहे हैं, हम तो अनाज दे रहे हैं आपको, अनाज ले लो। ऐसा ये दोनों तरीके हैं इसके। और क्या कर रहा है? कुछ अन्य कर भी हैं इस पे, कुछ टैक्स भी हैं। ये कर भी देख लो। जैसे अभी तो लगभग कुछ भी टैक्स नहीं होता है कृषि पे, पर पहले सारे टैक्स कृषि पे ही होते थे ज्यादातर। तो यहाँ पे भी कुछ टैक्स लग रहे हैं, वो देख लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां इंपॉर्टेंट होता है मैं बताता हूँ। ये ऊपर की चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पट्टा और कबूलियत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके टैक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला टैक्स लिखना, जरीमाना। ये भू सर्वेक्षण टैक्स है। टैक्स मतलब समझ गए ना? भू सर्वेक्षण टैक्स मतलब जो भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए आएगा कि आपकी कितनी भूमि है, कहां कहां तक क्या क्या है, तो उसको भी आपको पैसा देना पड़ेगा। ये कितनी है? तो ये मात्र और मात्र 2.5%। अभी तो 2.5% बहुत बड़ी बात है यार। 2.5% मतलब कोई 1 करोड़ रुपए कमाता है तो 2.5 लाख उसको यहीं देने पड़ जाएंगे। फिर आगे जरीमाना। जरीमाना हो गया क्या? हाँ जरीमाना। फिर लिखो महाशिलाना। थोड़े ऐसे ही नाम है। सेकंड, महाशिलाना। जरीमाना, फिर है महाशिलाना। ये मिलता है भूमि की जो पैमाइश करने वाला अधिकारी है ना, मतलब जो भूमि की पैमाइश करेगा, जो भूमि को नापेगा, ये तो सरकार के पास में जा रहा है जरीमाना। यह अधिकारी के पास में जाएगा जो भूमि की नाप करेगा। नाप करने वाला, नाप करने वाले अधिकारी के लिए ये लेता है 5%। कितना लेता है? 5%। फिर नेक्स्ट देखना, एक व्यक्ति है, क्या हो गया? एक कोई व्यक्ति था, अभी किसान आंदोलन हुआ था दहलोदा में, नहीं पंजाब तरफ, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत दिल्ली को घेर लिया था, वो ट्रैक्टर लेके घूम रहे थे। हाँ, शंभू बॉर्डर पे पूरा बंद कर दिया था, तो किसानों ने आंदोलन करा था उसमें। वो तो अपने आप पे हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें एक आदमी ने, मतलब मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी चीज है, क्योंकि जो कृषि है उसमें अनिश्चितता है। मतलब अगर आपने खेती करी और एकदम बाढ़ आ जाए तो आपका सारी
फसल बर्बाद, पानी नहीं भी आए तो भी बर्बाद, तो कोई स्थायित्व नहीं है, इसलिए उनसे टैक्स लेना भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ इस चीज का। पर मुद्दा इस चीज का है कि एक व्यक्ति ने आके बोला था कि पहले ऐसा होता था कि इतने से अनाज के बदले में आधा किलो लोग चांदी दे देते थे और 100 ग्राम सोना दे देते थे एक अनाज की बोरी के बदले। तो उसका कहना था कि किसानों के साथ में अब इतना अत्याचार कर रहे हो, अगर तुमको इतना ही चाहिए तो पहले जैसी व्यवस्था करो, एक बोरी अनाज के बदले आधा किलो चांदी दो और लगभग 100 ग्राम सोना दो। मतलब कितना ज्यादा है। मेरे मन में तभी प्रश्न आया था कि लोग बेवकूफ कितनी जल्दी बना देते हैं ना किसानों को। किसान खुश हो गए कि यस यही बिल्कुल सही बात है, आधा किलो सोना मिलना चाहिए, ये आधा किलो चांदी मिलनी चाहिए एक बोरी पे। एक बोरी तुम चावल गेहूं दोगे और उसके बदले आधा किलो चांदी लेके जाओगे। पर उनको ये नहीं पता कितने टैक्स भी लगते थे पहले राइट। वो ये चीज नहीं बताते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ आधी अधूरी चीज बताते हैं। क्या बताया कि पहले इतना महंगा था, मतलब इतना महंगा मतलब उसके बदले इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती थी, और ये नहीं बताते कि इतना टैक्स भी लगता था उस पर, कृषि पे। अब नहीं लगता है। हाँ, तो बेवकूफ बनाने के लिए तो आधी अधूरी चीजें बताएंगे ना, नहीं तो इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठे कैसे होगी, राइट। इसीलिए नॉलेज जरूरी होता है ताकि आप लोगों को कोई मूर्ख ना बना सके, नहीं तो दुनिया वाले मूर्ख बनाने के लिए बैठे हुए हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट पढ़े, महाशिलाना हो गया। अगला है आकस्मिक आपदा कर। आपदा कर ये भी कितनी 2.5% है। मतलब कुछ भी आपदा आ गई, सपोज मान लो कि ज्यादा पानी बरस गया यहाँ, तो फिर यहाँ का काम आप लोगों से ही करवाएंगे, तो आप लोगों से 2.5% लेंगे फिर से टैक्स। और एक और चीज है सीमा शुल्क है, एक और कर है सीमा शुल्क। जैसे अभी भी लगता है ना, आप लोग जब गाड़ी से कहीं जाते हो तो टोल टैक्स आता है, राइट। वो टोल टैक्स यही तो है कि आप किसी राज्य को पार करोगे या इतनी सीमा पे चलोगे, तो जिन लोगों ने सड़कें बनाई है, सड़कें फ्री में तो बनती नहीं है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो जिस कंपनी ने वो सड़क को बनाई है, तो जो लोग उस सड़क का यूज करेंगे वो पैसा देंगे उस कंपनी को। तो टोल टैक्स यही है। वैसे टोल टैक्स की जगह सीमा शुल्क होता था, वो भी 2.5% था। और 2 सीमाएं थी। पहली थी बंगाल, अगर आपको बंगाल में जाना है तो सीमा शुल्क देना पड़ेगा। और दूसरी थी सिंधु नदी पे। यहां पे भी अगर आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सीमा शुल्क देना पड़ेगा। ये 2 जगह थी, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और क्या हो रहा है, भू राजस्व की सबसे बड़ी इकाई और छोटी इकाई बता दी मैंने। सबसे बड़ी इकाई क्या थी, परगना। सबसे छोटी इकाई क्या थी, बीघा। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ जगह पे याली व्यवस्था नहीं है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो वहां कैसी व्यवस्था है इसको देख लेना। पंजाब, राजस्थान, मालवा और मुल्तान में 2 व्यवस्थाएं चलती थी। यहां कहां, यहां लिख दूं, इसका बता रहा हूं मैं ना बेटा कि यहां पे कौन सी व्यवस्थाएं चलती थी। यहां 2 व्यवस्थाएं चल रही है, एक का नाम है गल्ला बटाई और दूसरे का नाम है कानपुर। एक का नाम है गल्ला बटाई और दूसरे का नाम है कानकुत व्यवस्था। इसको नस्क या मुकत्तई भी बोलते हैं ना, नस्क या मुकत्तई। और इसका सीधा सीधा मतलब होता है अनुमान के आधार पे कोई सी चीज को ले लेना। क्या के आधार पे ले रहे हैं, अनुमान के आधार पे, अनुमान के आधार पर। एग्जाम्पल बताता हूं तुम लोगों को। जैसे सपोज मानो कि तुमको मेरे को टैक्स देना है। अब तुम्हारी फसल उग गई, मैं तुम्हारे पास में गया, मैंने कहा टैक्स चाहिए, तो पहले अपन अनुमान लगा लेंगे कि चलो वाह ठीक है, इतना इतना तेरा, इतना इतना मेरा। यहां से अपन जैसे पूरा ग्राउंड दिख रहा है तुम लोगों को सामने, मान लो इसमें फसल लग रही है। अब मेरे को तुमसे 33% लेना है क्योंकि तुम्हारी फसल बहुत अच्छी है, अच्छी होगी, जगह जरा सी भी नहीं छूटी है
है ना। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 33% चाहिए, मतलब मैं वहां से गिन लूंगा और इतना करके बता दूंगा कि ये जगह मेरी है, यहां से जितना भी उत्पादन होगा वो मैं रखूंगा। ये तो क्या होगी, इसको क्या बोलेंगे, कानकुद व्यवस्था या अनुमान के आधार पर व्यवस्था है। जो ये गल्ला बटाई व्यवस्था है ना, इसमें कुछ अलग अलग फैक्ट है, मतलब अलग अलग व्यवस्थाएं हैं इसके साथ में भी। जैसे इसके साथ में एक व्यवस्था है रंक बटाई, रंक बटाई, और एक है लंक है वो खेत बटाई, लंक बटाई और राज बटाई। ये लंक बटाई, खेत बटाई और राज बटाई। देखो बेटा, इनमें तो अनुमान हो रहा है, इसमें आप अनुमान लगा रहे हो, इसमें अनुमान नहीं लगाओगे। खेत बटाई में सीधी सीधी बात है कि पहले खेत बांट लेंगे अपन नाप के, कि इतनी इतनी जमीन में जो खेत है वहां पे जो उगेगा वो मेरा। तो यहां पे क्या हो रहा है, खेत को बांट लिया पहले। तुम्हारी फसल पकी, पकने के बाद में अपन दोनों गए, मैंने कहा देखिए 33% इतना हो रहा है, नापते हैं, अनुमान नहीं, बकायदा नाप के क्या कर रहे हैं, खेत को नाप के खेत को बांटना। लंक बटाई मतलब होता है कि तुमने काट ली पूरी फसल, अब तुमने उसके गट्ठे बना रखे हैं, बनाते हो बहुत सारी चीजों के, बनाते हो ना, जैसे कई सारी चीजें हैं, गेहूं के बनाते हो, ज्यादातर चीजों के तो बनते हैं ऐसे गट्ठे, फिर बाद में उनको प्रोसेस करने के लेके जाते हैं। तो ये लंक बटाई में क्या है, गट्ठों को बांट लेना। जैसे ये 4 गट्ठे हैं, तो मैंने बोल दिया 2 मेरे 2 तुम्हारे, गट्ठे बनने के बाद में, है ना। तो गट्ठों को बांटना, गट्ठर बोलते हैं, गट्ठर को बांटना। ऐसे ऐसे ही समझाया करो, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुरिया, पुड़िया तो खाते हैं यार, पुरिया। तो अपन फिर ये भी तो लिखे गट्ठर, अपन पुरिया लिखेंगे, पुरिया। कोरिया थोड़ी होता है, कोरिया, 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 कोरिया देश का नाम है। भारा, तुम लोग चाहते क्या हो मैं कंफ्यूज हो जाऊं। तो तुम लोग समझ गए ना मेरे कहने का मतलब क्या है, ये गट्ठर है, ये कोरिया भी है और ये पुरिया भी है, ऐसे ढेर बंधे हुए। और ये है खेत बटाई, ये खेत बटाई मतलब खेत को बांटना। रास बटाई का मतलब है जो खुला हुआ तुमने ऐसे ही छोड़ रखा है, बांधा भी नहीं है, उसको बांट लेना। मतलब ये खुला हुआ है, सब ढेर कटा हुआ, ये सब कटा हुआ ढेर है, इकट्ठा कर लिया तुमने, ऐसे वो बना दिया पूरा पूरा ऐसे पहाड़ सरी का, उस पहाड़ को बांट लिया कि ये इतना इतना पहाड़ का टुकड़ा मेरा, बाकी ये तेरा, ये। हाँ, उस ढेर को बांटना। इतनी बात आई बेटा समझ में? कुछ डाउट है इसमें? थैंक यू।